हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल एसकेडी फार्मेसी में। फार्माकोलॉजी का एक टॉपिक है ड्रग अब्जॉर्प्शन। ये ड्रग अब्जॉर्प्शन होता क्या है, इसके क्या क्या टाइप्स हैं और इसके क्या क्या फैक्टर हैं जो इस ड्रग अब्जॉर्प्शन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक आया कहाँ से, तो जो फार्माकोलॉजी हमारा, इस फार्माकोलॉजी के पास दो वर्ड हैं, फार्माकॉन और लॉजिस। मतलब फार्माकॉन मीन्स होता है ड्रग और लॉजिस मीन्स होता है स्टडी। ड्रग की स्टडी को हम लोग और उसके एक्शन को हम लोग फार्माकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये फार्माकोलॉजी हमारा दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक होता है हमारा फार्माकोडायनेमिक्स और एक होता है फार्माकोकाइनेटिक्स। जो फार्माकोडायनेमिक्स होता है वो ड्रग के इफेक्ट को कंसिडर किया जाता है, लेकिन जो फार्माकोकाइनेटिक्स होता है वो ड्रग किस तरह से मूवमेंट होता है हमारे बॉडी में उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये फार्माकोकाइनेटिक्स का है कि ड्रग का मूवमेंट क्या हो रहा है हमारे बॉडी में। तो जो फार्माकोलॉजी में जो फार्माकोकाइनेटिक्स है उसका जो पहला है ए वर्ड ADME, ये फार्माकोकाइनेटिक्स का पार्ट होता है। तो उसमें जो ए वर्ड है, इस ए का मतलब होता है ऑब्जॉर्प्शन। ठीक है, डी का मतलब होता है इसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो होगा डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, जो आपका उसमें एम होता है वो एम का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म और ई का मतलब होता है एक्सक्रीशन। मतलब ड्रग कैसे ऑब्जर्व हो रहा है, ऑब्जर्व होने के बाद कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हमारे पूरे बॉडी में, और फिर कैसे मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसका, और वो कैसे हमारे शरीर से बाहर निकल जा रहा है, ये सब की स्टडी में हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स में देखते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसका जो पहला टॉपिक है ऑब्जर्प्शन क्या है ये जान लेते हैं। तो ऑब्जर्प्शन मतलब होता है कि कोई भी ड्रग कैसे ऑब्जर्व हो गया। ठीक है, मतलब मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द प्लाज्मा और सेंट्रल कंपार्टमेंट इज नोन एज ऑब्जर्प्शन। मतलब जो ड्रग का जो मूवमेंट है ये हम लोग जिस माध्यम से ले रहे हैं, या ओरली ले रहे हैं या फिर सबलिंगुअल ले रहे हैं, जिस माध्यम से हम लोग ड्रग को ले रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं हमारे बॉडी में, वहाँ से जो प्लाज्मा है हम लोग के जो ब्लड का, यहाँ तक पहुँचने का मूवमेंट जो हो रहा है ड्रग का, इसी को हम लोग ड्रग ऑब्जर्प्शन कर रहे हैं। मतलब मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द प्लाज्मा। हमारा ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स में हमारे दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं, एक होता है ब्लड सेल और एक होता है प्लाज्मा। ये प्लाज्मा जो होते हैं, ये जो फ्लूइड दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वाले फ्लूइड, ये सब प्लाज्मा होते हैं जो 55% होते हैं, और ये जो ब्लड सेल हैं ये 45% होते हैं। तो जो ड्रग है हम लोग जहाँ से ले रहे हैं, मुंह के रास्ते अगर ले रहे हैं, तो हमारे इस प्लाज्मा में, मतलब इसके जो फ्लूइड है इसमें आने में जो मूवमेंट हो रहा है वो कहाँ, उसको कहते हैं ड्रग का ऑब्जर्प्शन। ठीक है, ये ड्रग ऑब्जर्व कहाँ होता है, तो ए ड्रग मॉलिक्यूल गेट ऑब्जर्व फ्रॉम द GIT एंड इंटर द सिस्टमेटिक रीजन। ये जो हमारा पोर्सन है ये सिस्टमेटिक रीजन है। ठीक है, और जो ड्रग हमारा ऑब्जर्व हो रहा है वो हमारा GIT में हो रहा है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में ड्रग का ऑब्जर्व होना और फिर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंचना, ये सब ड्रग ऑब्जर्प्शन में आता है। ठीक है, अब इसका हम लोग डिफिनेशन इसके देख लिए। अब इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, किस इसके कौन से प्रोसेस हैं, टाइप्स है, कुछ भी कह लीजिए कि कैसे ड्रग ऑब्जर्व हो रहा है। ये बी फॉर्म वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डी फॉर्म वालों में आप इसका हेडिंग डाल के आप एक लाइन या दो लाइन इसके अंदर लिख देंगे, ये सफिशेंट रहेगा आपकी। तो जो टाइप्स में जो पहला है ये है पैसिव डिफ्यूजन। इसको एक और नाम से कहते हैं नॉन आयनिक डिफ्यूजन। ये नॉन आयनिक क्यों कहते हैं इसको हम बाद में आपको बता रहे हैं। पैसिव डिफ्यूजन जैसे ही आया पैसिव वर्ड, आपको समझ लेना चाहिए कि इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो इसके ड्रग के जो मॉलिक्यूल रहेंगे उनके पास पहले से एक काइनेटिक एनर्जी रहती है जिसकी वजह से वो मूवमेंट करते हैं, और 90% से ज़्यादा जो ड्रग हैं वो इसी माध्यम के द्वारा ऑब्जर्व होते हैं। और ये किस बेसिस पे काम करता है, तो ये जो ड्रग का जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, उसके ऊपर ये काम करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल का क्या कंसंट्रेशन है। मान लीजिए ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर में आपका 10 है और इंट्रा सेलुलर में आपका 20 है, तब आपका लोअर से हायर थोड़ी जाएगा। जहाँ से आपको इक्विलिब्रियम आपको मेंटेन करना है, तो आपको जिसमें एनर्जी की ज़रूरत ना हो, तो एनर्जी की ज़रूरत नहीं रहेगा तो आपका 20 से 10 में जाएगा। जब 50-50 हो जाएंगे तो इक्विलिब्रियम जो है मेंटेन हो जाएगा। लेकिन वो सब इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम लोग बस इतना जान लें कि पैसिव डिफ्यूजन होता क्या है। इसको नॉन आयनिक डिफ्यूजन भी कहते हैं। इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें जो ड्रग का मॉलिक्यूल रहता है उसके पास पहले से काइनेटिक एनर्जी होती है। अब हम लोग इसका देख लेते हैं फिगर के माध्यम से।
कि किस तरह से इसका ये पैसिव डिफ्यूजन होता है। ठीक है, ये हमारा है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमारा प्रोटीन चैनल होता है, ये ड्रग का मॉलिक्यूल है, और ये हम लोग का है एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब बाहरी, और ये इंट्रा सेलुलर। ठीक है, ये ड्रग का मॉलिक्यूल जो है ये हायर कंसंट्रेशन में, ये लोअर कंसंट्रेशन में है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो ड्रग का मॉलिक्यूल है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है विदाउट एनी एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का पैसिव डिफ्यूजन। अब दूसरा इसका जो है वो है पोर ट्रांसपोर्ट। पोर ट्रांसपोर्ट को एक और नाम से जानते हैं फिल्ट्रेशन ट्रांसपोर्ट। अब आपको पोर से लग रहा होगा कि हाँ ऐसा कोई स्पेस होगा जिस स्पेस के माध्यम से जो हमारे ड्रग हैं एक मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर में जा रहे होंगे, तो इसमें वही होता है। ये हम लोग का एक्स्ट्रा सेलुलर है, ये हम लोग का इंट्रा सेलुलर है। ठीक है, इसमें क्या होता है जो ड्रग का मॉलिक्यूल है जो ऐसे ही एक्स्ट्रा सेलुलर में से जो घूम रहे हैं, वो जो प्रोटीन का जो चैनल होता है उस प्रोटीन के चैनल के पास एक स्पेस रहता है। तो ये जो ड्रग के जो मॉलिक्यूल हैं इस स्पेस के माध्यम से ये इंट्रा सेलुलर में चले आते हैं, और इसको किसके माध्यम से आते हैं तो प्रोटीन चैनल के माध्यम से आते हैं। ठीक है, और इसमें सबसे अच्छा ये जो पोर ट्रांसपोर्ट है ना, इसमें आपका जो लो मॉलिक्यूल के साइज रहते हैं वो बहुत ईजिली पास कर जाते हैं मेम्ब्रेन को। ठीक है, ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है इसको बहुत ईजिली पास कर जाते हैं। जैसे यूरिया हो गया, वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, फिर शुगर का मॉलिक्यूल हो गया, इसमें क्या होता है प्रोटीन चैनल के माध्यम से एक्स्ट्रा सेलुलर से लेकर के इंट्रा सेलुलर में चले आते हैं। इसका जो तीसरा है वो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट होता है। ये आपका दो तरह से होता है, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। कैरियर मीडिएटेड का मतलब ये लग रहा है आपको कि कहीं ना कहीं कोई कैरियर, मतलब कैरियर क्या होता है जो सामान को पहुंचाता है, यहाँ से लेगा और वहाँ पे पहुंचा देगा। ठीक है, यही यहाँ पर मीडिएटेड का काम करता है कि जो हमारे जो मेम्ब्रेन होता है इस मेम्ब्रेन में एक कैरियर ट्रांसपोर्ट होता है जिसको कैरियर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं। इस कैरियर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में क्या होता है ये रोटेट होते रहते हैं, यहाँ से ये ड्रग इनके पास आया, ये रोटेट हो जाएंगे और ये इंट्रा सेलुलर में भेज देंगे। मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर से ड्रग के मॉलिक्यूल को कैप्चर करके ये इंट्रा सेलुलर के स्पेस में ये इसको रिलीज़ कर देते हैं। मतलब यहाँ से ये इसको कैप्चर किए और फिर ये रोटेट हो गया, मतलब ये रोटेट हो गया, और जैसे ये रोटेट हुए ये जो ड्रग का मॉलिक्यूल है आपका इंट्रा सेलुलर में चला गया। तो ये होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इसमें इसको रोटेट होने के लिए आपकी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में रिक्वायर्ड एनर्जी होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कंसंट्रेशन वो लो से हाई है, तो लो से अगर कोई चीज़ हाई अगर हम लोग भेजते हैं तो अगर नीचे अगर कोई आपका कम एनर्जी वाला है और ऊपर आपका ज़्यादा एनर्जी वाला है तो कोई भी चीज़ रहेगा तो उसको हम लोग को एनर्जी लगेगा उसको देने के लिए। कैरियर मीडिएटेड में जो दूसरा इसका है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये एक तरह का ऐसे यू शेप का रहता है। ठीक है, ये अपना सिर्फ शेप बदलता है, ये इसका जो साइज ऐसे है ये फिर बाद में ऐसे हो जाता है। मतलब शेप बदलने का मतलब ये है कि ये पहले ऐसे है, अब मतलब यहाँ पर ये ऐसे कटा हुआ है, अब ये अपना शेप बदल के इधर काट देगा। उसी तरह से ये हो रहा है इस मेम्ब्रेन में, आपके कैरियर प्रोटीन का शेप बदलता है सिर्फ। मतलब ये आपका ड्रग का मॉलिक्यूल है, अभी इसमें अगर कोई बड़े बड़े ड्रग का मॉलिक्यूल आ गया तो ये अपना शेप तो चेंज करेगा ही, क्योंकि इसके पास स्पेस उतना ज़्यादा नहीं है इस प्रोटीन के पास। तो ये आते हैं तो ये क्या करेगा, यहाँ इसका शेप बदल देगा। जैसे ही शेप बदलेगा देखिए अब इसमें क्या हो जाता है कि यहाँ ऊपर की तरफ नैरो हो जाता है और ये जो इस इनगल्फ किया रहता है इसको बाहर कर देता है। मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर से लेता है और फिर इसको इंट्रा सेलुलर में ट्रांसफ़र कर देता है। ये होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें सबसे बड़ी बात ये सिर्फ शेप चेंज करता है। मतलब फैसिलिटेटेड में आप लिख सकते हैं कि ये शेप चेंज करता है, शेप चेंज करने के बाद इसमें एनर्जी की कोई ज़रूरत होती ही नहीं है। और तीसरा ये है कि इसमें जो लार्ज मॉलिक्यूल रहते हैं वो बहुत ईजिली इस प्रोटीन चैनल में फिट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका जो चौथा हम लोग जान लेते हैं कि इसका आयनिक पेयर ट्रांसपोर्ट होता क्या है। इनेबल ऑब्जर्प्शन ऑफ ड्रग लाइक अमोनियम कंपाउंड सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब ये जो भी ड्रग होते हैं जैसे अमोनियम कंपाउंड हो गया, NH3 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, तो ये सब जो भी कंपाउंड है इसके ऑब्जर्प्शन को इनेबल कर देते हैं आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये इसमें जो ट्रांसपोर्ट इसका होता है ये आयनिक पेयर के द्वारा होता है। इसको इतना लिख देंगे सफिशेंट है। इंडोसाइटोसिस क्या होता है, तो इंडोसाइटोसिस का मतलब ये होता है कि आपको ऐसा कुछ लग रहा होगा कि कोई सब्सटेंस है उसको कोई निगल जा रहा है और निगलने के बाद फिर उसको रिलीज़ कर दे रहा है, उसी तरह से इसमें होता है।
इट इज़ ऑल्सो नोन एज वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट। इसको एक नाम से और जानते हैं वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट के नाम से, क्योंकि इसमें क्या होता है जब वो उसको निगल जाएगा तो उसको एक वेसिकल के फॉर्म में कर देगा और वही वेसिकल आपका इंट्रासेलुलर में चला जाएगा। देखिए इसमें क्या हो रहा है, मेम्ब्रेन जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर के मटेरियल को इनगल्फ कर लेता है, मतलब निगल जाता है और उसको वेसिकल के फॉर्म में कर देता है। ये दो टाइप्स होते हैं, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। अब देखो इसमें क्या होता है, जो फैगोसाइटोसिस है ना, इसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स आते हैं, मतलब ये जो इनगल्फ करता है सिर्फ सॉलिड पार्टिकल्स को करता है। और पिनोसाइटोसिस में क्या होता है, ये सिर्फ जो फ्लूइड वाले सॉल्यूट होते हैं उसको सिर्फ इनगल्फ करता है। मतलब इस फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा है मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन के इस साइज में जब ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, ये इंट्रा सेलुलर है। एक्स्ट्रा सेलुलर का जैसे ही कोई मॉलिक्यूल्स इसके पास आता है, ठीक है, ये वो इसको ऐसे कैप्चर कर लेगा और एक रिंग फॉर्म में कर लेगा, और रिंग फॉर्म करने के बाद यहाँ से इसको तोड़ देगा और ये कहाँ पे वेसिकल फॉर्म बना देगा और फिर इसका नॉर्मल साइज हो जाता है। मतलब ये क्या करता है, ये जो भी ड्रग के सब्सटेंस है उनको इनगल्फ कर लेगा मेम्ब्रेन, और इनगल्फ करने के बाद इसको वेसिकल के फॉर्म में इसको अंदर इंट्रासेलुलर में इसको रिलीज कर देगा। ठीक है, ये होते हैं इसके टाइप्स। इसके 5 टाइप थे। अब हम लोग जान लेते हैं कि इसके ड्रग ऑब्जॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो फैक्टर अफेक्ट करने में बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक जो आपका जीआईटी है उसका पीएच क्या है, मतलब आपको भी पता है कि जो वीक बेसिक होते हैं, ठीक है, जैसे एंटी हिस्टामिन हुआ, एंटी डिप्रेसेंट हुआ। जो एंटी हिस्टामिन और एंटी डिप्रेसेंट हैं, ये हम लोग के वीक एसिडिक होते हैं, सॉरी वीक बेसिक होते हैं। और ये वीक बेसिक होने की वजह से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व होते हैं। लेकिन जो नसैड होते हैं, एनएसआईडी, और जो सल्फोनामाइड होते हैं, ये हमारे स्टमक में होते हैं, क्योंकि स्टमक हमारा एसिडिक मीडियम है। इसका स्टमक का जो पीएच होता है 1.5 से 3.5 होता है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका 6 से 7.9 होता है। पहला तो इसका पीएच हो गया, ठीक है। दूसरा इसका जो फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करेगा, और दूसरा ऑब्जर्प्शन साइट, हम किस साइट से ले रहे हैं ड्रग को, वो भी बहुत बड़ा मेजर रोल मतलब डालता है हमारे ऑब्जर्प्शन के रेट को। पेशेंट का एज क्या है, उसका जो सेक्स क्या है, उसका जो बॉडी वेट क्या है, ड्रग की सॉल्बिलिटी क्या है, पार्टिकल्स की साइज़ क्या है, उसका डोजेस फॉर्म क्या है। मतलब अगर बात किया जाए तो जो सॉल्यूशन होता है उसका सबसे ज़्यादा ऑब्जर्प्शन बहुत जल्दी भी होता है और सबसे ज़्यादा होता है। किससे कम होता है, जो मतलब आईवी रहते हैं पैरेंट्रल वाले, उससे कम होता है, लेकिन सॉल्यूशन का ओरल के माध्यम से सबसे ज़्यादा होता है। फिर इमल्सन होता है, फिर सस्पेंशन, फिर कैप्सूल, फिर टैबलेट, इस तरह से होता है डोजेस फॉर्म में। फूड में और किसी का खाली स्टमक है तो उस टाइम जो ड्रग का ऑब्जर्प्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, मैक्सिमम वहाँ पे ड्रग का ऑब्जर्प्शन होता है। मेडिसिन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मेडिसिन का नेचर कैसा है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जो स्टमक में ही मतलब ऑब्जर्व हो जाते हैं, और कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जो इंटेस्टाइन में सॉल्वल होते हैं। तो जो स्टमक में जो सॉल्वल होते हैं वो उसके ज़्यादा इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। अब ये सब हमारे फैक्टर थे जो इसको ड्रग ऑब्जर्प्शन के रेट को इन्फ्लुएंस कर सकते थे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।